हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने लेक्चर 2 में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कृष्णा एजुकेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स एंड सिस्टम ऑफ द फोर्स। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में को बताया था कि फोर्स क्या है, आज उसके इफेक्ट को देखूंगा कि क्या है उसके इफेक्ट ऑन द बॉडी। इफेक्ट ऑफ द फोर्स की जब मैं बात करता हूं तो मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए थे। उन दो एग्जाम्पल्स में मैंने बात की थी कि एक घोड़ा गाड़ी है। जब घोड़ा अपना आगे को चलता है, फोर्स लगाता है, तब वो गाड़ी मूव करती है। और एक दूसरा मैंने बाइसाइकिल का एग्जांपल दिया था। अब देखिए, जो इसके इफेक्ट हैं फोर्स के, उसकी जरा चर्चा करते हैं। इट मे चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी। ये बिल्कुल क्लियर है, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो वो मोशन उसके बॉडी को चेंज कर देगा। तो इट मे चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी। बॉडी इज आइदर इन द रेस्ट और इन द मोशन। या तो बॉडी या तो रेस्ट में है या मोशन की बात हम करते हैं, तो उसके मोशन को ये चेंज करने के लिए, क्योंकि इसका पहली लाइन जब हम बात करते हैं कि इज प्रोड्यूस और टेंस टू प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय द मोशन ऑफ द बॉडी। एंड द सेकेंड वन इज इफेक्ट है, इट मे रिटेन द मोशन ऑफ द बॉडी, रिटार्ड द मोशन ऑफ द बॉडी। ये इसके मोशन को अल्टर्ड करने के लिए भी या तो उसके मोशन को वो स्टॉप कर सकता है या मोशन कर सकता है। तो रिटार्ड द मोशन ऑफ द बॉडी, बॉडी मोशन में है तो उसको स्टॉप भी कर सकता है। एंड इट मे रिटार्ड द फोर्सेज एंड ऑलरेडी एक्टिंग ऑन अ बॉडी, दस ब्रिंगिंग इज टू बी रेस्ट और इक्विलिब्रियम। मतलब सेकंड चीज है कि ये फोर्स लगा के किसी सामान्य अवस्था को बना के किसी बॉडी को एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाके लगा सकता है। जब हम फोर्स लगा दे नंबर पे, मान लीजिए कि एक बॉडी पे 12 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड लग रहा है, तो ऊपर से भी 12 न्यूटन का नोट्स हम आपका इंपिंग्स कर देते हैं उस सरफेस के ऊपर, तो क्या होगा कि बॉडी क्या होगी, एक सामान्य अवस्था में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमारी आ जाएगी। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी। कैरेक्टराइजेशन ऑफ द फोर्सेस की बात हम करते हैं कि उसकी विशेषताएं क्या होंगी। तो कैरेक्टराइज की मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, स्वाभाविक है कि उसकी कुछ वैल्यू होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 100 न्यूटन, 50 न्यूटन, क्योंकि न्यूटन इज इन यूनिट ऑफ फोर्स, सो 20 किलो न्यूटन। ये इसकी फोर्स की वैल्यूज हैं जो हम लोग मैग्नीट्यूड्स जब देंगे, जब किसी बॉडी पे कितना फोर्स लगना है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। एंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइन, किस डायरेक्शन पे वो लगाया जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ द लाइन along with the force act, either it is in an ईस्ट डायरेक्शन, either in मैंने कहा कि if you suppose this is the body and ये एक बॉडी है और इस बॉडी पे मैंने एक फोर्स लगाया, इस तरफ एरो बाहर की तरफ है, एंड द फोर्स इज नोन एज एफ। ये फोर्स एफ लगाया, तो ये अब कोई मुझसे पूछेगा कि सर ये एफ कितने का लगाया जाए कि इस बॉडी को मूव कर दे। फोर्स तो लगा रहा है लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स नहीं लग रहा है क्या? नहीं, फोर्स लग रहा है, लेकिन वो फोर्स ओवरकम नहीं कर पा रहा उस बॉडी के मोशन को रिटार्ड करने के लिए, उस बॉडी को मूव कराने के लिए। तो कितना फोर्स लगना चाहिए, इट इज वो फोर्स की वैल्यू जो होगी दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। वो क्या है उसकी मैग्नीट्यूड। एंड ये एरो इंडिकेट कर रहा है उसका डायरेक्शन। ये बाहर की तरफ लग रहा है, आइदर इट इज एन टेंसाइल और अ कंप्रेसिव। ये या किस डायरेक्शन में लगा, जो हम अभी चर्चा करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस की बात कर रहा है। एंड द नेचर ऑफ द, वेदर द फोर्स इज पुश और पुल। अभी आपको क्या है कि इधर से भी एक फोर्स लग रहा है, तो बॉडी क्या कर रही होगी, बॉडी सोच रही होगी कि वो आगे ना बढ़े, क्योंकि कुछ फोर्स लग रहा है, बॉडी अभी तक मूव नहीं कर। क्यों? बॉडी भी अपना फोर्स एक अपोजिट डायरेक्शन पे अंदर इंटरनल लगा रही है, तो दैट इज क्या, पुल कर रही है आपस में। जब इधर से हमने एक एरो और लगा दिया, सपोज एफ डायरेक्शन का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो क्या है, एक पुल कर रहे हैं, आपस में घसीट रहे हैं। जब इन्हीं का डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया, फिर सपोज द डायरेक्शन हमने चेंज किया, और डायरेक्शन चेंज करने पे हमने क्या किया, तो ये जो डायरेक्शन चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड पुश, तो डिनोटेड बाय एरो। तो ये आप बाहर की तरफ एरो है, दैट इज कॉल्ड द पुल, एंड अंदर की तरफ किसी बॉडी पे फोर्स लगा, दैट इज कॉल्ड पुश। एंड द सेकंड वन इज दैट पॉइंट एट विच द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। किस पॉइंट पे, इफ यू सपोज दिस इज द पॉइंट एंड यहां पे मैं फोर्स एक्ट करता हूं, तो इस पॉइंट पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज अ पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, आपके पास उसकी मैग्नीट्यूड होना चाहिए, आपके पास डायरेक्शन कहां पे लग रहा है, डायरेक्शन भी कैसा, पुश और पुल करके आप डायरेक्शन लगा रहे हैं, एंड द पॉइंट एट विच लाई ऑन दैट, या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स मुझे चाहिए। तो दिस इज द कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस, एंड व्हाट इज द फोर्स, ये हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया। एंड द सम इज अ प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंट ऑफ द फोर्सेस। ये थोड़ा सा क्या होता है कि
इफ अ नंबर ऑफ द फोर्सेस आर साइमल्टेनियसली एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, हमने माना, अब एक वर्ड है कि यहां पहले पार्टिकल्स को समझने की जरूरत है कि पार्टिकल्स क्या है। मैंने कहा कि इनफाइनाइटली स्मॉल वॉल्यूम एंड इज कंसंट्रेटेड अ पॉइंट, एक मतलब छोटा सा इन्फिनाइटली स्मॉल वॉल्यूम है, बहुत छोटा वॉल्यूम है, और जस्ट लाइक अ पॉइंट उसके ऊपर नंबर ऑफ द फोर्सेस जब एक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्स विल बी हैव द सेम इफेक्ट। मान लीजिए कि इसमें किसी एक पॉइंट पे F1, F2, F3, F4 फोर्सेस एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो उनका जो F1, F2, F3, F4 का जो रिजल्टेंट होगा, जो मतलब परिणाम होगा, इफ यू मान लीजिए F1 इज इक्वल टू 2 न्यूटन, F1 2 न्यूटन है, F3 आपका 3 न्यूटन का है, F4 आपका 4 न्यूटन का है, इनका जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज R, वो सेम इफेक्ट डालेगा उस पार्टिकल पे जो इंडिविजुअल्स फोर्स उसके ऊपर इफेक्ट कर रहे थे। सो दिस इज द लॉ इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द फोर्स। तो पहली चीज है फिजिकल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द फोर्स क्या कहता है, किसी पार्टिकल्स पर लगने वाले साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ द फोर्सेस का जो प्रभाव होता है वो प्रभाव इक्वल होता है, रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस विल बी एक्ट ऑन द सेम इफेक्ट, वो सेम ही इफेक्ट देंगे जो एक रिजल्टेंट देगा। मान लीजिए आपके 4 फोर्स लगते हैं डिफरेंट मैग्नीट्यूड के, और उन 4 फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम इफेक्ट करेगा जो एक रिजल्टेंट उसके ऊपर लगा दिया जाए, जो एक परिणामी फोर्स उसके ऊपर लगा दिया जाए उनका 4 का, तो वो जो होगा वो सेम ही प्रभाव पड़ेगा। दैट लॉ इज नोन एज फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द फोर्सेस। पर इससे अभी मैं आगे और आपको चीजें क्लियर होंगी, कैसे फोर्सेस और लग रहे हैं, जब हम रेजोल्यूशन करेंगे तो आपको क्लियर होंगी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी ऑफ द फोर्सेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एकेटीयू की दृष्टिकोण से। तो इसमें बिल्कुल लॉजिक है, इसको मैंने फिगर से समझाया। आप मान के चलते हैं, पहले स्टेट देखते हैं, स्टेटमेंट क्या है। इफ अ फोर्स एक्ट एट एन पॉइंट ऑन अ रिजिड बॉडी, तो पहला लॉजिक मुझे पकड़ना है, व्हाट इज द रिजिड बॉडी। सुभाष सर रिजिड बॉडी क्या है, पहली एक चीज ये के लिए, क्योंकि जैसे पार्टिकल मैंने समझा कि पार्टिकल एक इनफिनाइट स्मॉल वॉल्यूम है, इज टू बी कंसिडर एज अ पॉइंट, एक छोटा कण है जिसका कुछ वॉल्यूम नहीं, बहुत छोटा पार्टिकल है, उसके ऊपर लगने वाले नंबर ऑफ द फोर्सेस की हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अब हम जब ट्रांसबिलिटी मिसिबिलिटी ऑफ द फोर्सेस की बात करते हैं तो वहां रिजिड बॉडी लेते हैं। ये रिजिड बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी मे बी डिफाइंड एज a body which can retain its shape and size, which can retain its shape and size when it is subjected to some external force। एक बॉडी है जिसके ऊपर हम फोर्सेस लगाते हैं और उसके शेप और साइज में कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे आपने कोई बॉडी लिया और उसको फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद उसके शेप और साइज में कोई चेंजेस नहीं हुआ, इस तरह की जो बॉडी हुई दैट इज कॉल्ड द रिजिड बॉडी। आपको बता दें, इन एक्चुअल प्रैक्टिस नो बॉडीज आर परफेक्टली रिजिड, ये हम लोग कह देते हैं व्हेनेवर वी हैव कंसीडर्ड इन द मैकेनिक्स पार्ट, लेकिन ऐसा कोई बॉडी नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन जरूर होता है उसमें। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कुछ बॉडी रिजिड बॉडी हैं, उसमें क्या है कि जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके ऊपर कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, उसका शेप एंड साइज बिल्कुल सेम रहता है। दैट टाइप ऑफ द उसके में कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है, ये एक आप शब्द कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं है उसके अंदर किसी बॉडी में, तो कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। इस तरह की जो बॉडी है दैट इज अ रिजिड बॉडी। तो अब ये समझ में आया रिजिड, तो अब मानते हैं कि इफ अ फोर्स, इसी बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट करता है रिजिड बॉडी पे, इट आल्सो कंसिडर्ड, if a force act on a rigid body it may be also considered act at any other point। मान के चलते हैं कि एक रिजिड बॉडी पे कोई फोर्स ओ पॉइंट पे मैंने लगाया, इसी लाइन ऑफ एक्शन पे ओ बिंदु पे एक मैंने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दो लगाए, F1 एंड F2, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस F1 एंड F2 अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिए। तो इस फोर्स का प्रभाव जो O पे लग रहा था और दूसरा O डैश, इसको O डैश आप लोग मान लीजिए, जो O डैश पे लग रहा था वो दोनों फोर्स का प्रभाव सेम होगा, यहां लगे या यहां लगे, उस फोर्स को जब ट्रांसफर कर दिया जाए दैट इज कॉल्ड द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्सेस। ये और कोई मतलब एक बॉडी पे उसके लाइन ऑफ एक्शन पे पहले O बिंदु पे एक फोर्स लगा, उसी लाइन ऑफ एक्शन पे अदर बिंदु पे मैंने उसी इक्वल मैग्नीट्यूड का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दिया उसके ऊपर, तो ये फोर्स का प्रभाव सेम होगा यहां पर और यहां पे,
This law is known as the principle of transmissibility of the forces. That law is known as principle of transmissibility of the forces. Thank you. Next वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सिस्टम ऑफ द फोर्सेस.